सो हाय एवरीवन, दिस इज अमित। आज का टॉपिक है फीचर सिलेक्शन टेक्निक इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम फीचर को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। कुछ लोग इसको चाई स्क्वायर भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं इसको काई स्क्वायर बोलने वाला हूँ। तो काई स्क्वायर की हेल्प से हम फीचर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो पहले आपको एक पर्पस बता देता हूँ कि क्या पर्पस होता है। हालांकि आप मैंने मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए यहीं पे आए हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमें क्या होता है ना, एक गिवन होता है डेटा सेट, और डेटा सेट में क्या होता है, कुछ डिवाइडेशंस होते हैं। जैसे ये क्या है, फीचर्स है डेटा सेट में, और ये इस फीचर के कोरोस्पोंडिंग हमारे पास आउटपुट क्लासेस होती हैं। ओके, तो ये जो डेटा सेट है ये क्या बता रहा है, आप मान सकते हो कि नेटफ्लिक्स है और उसके पास एक गिवन डेटा सेट है, अपने पास उसका एक कस्टमर्स का डेटा सेट है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो, अगर कोई जेंडर, जैसे कोई मेल है और वो स्टूडेंट है और उसके पास कार है, तो उन्होंने हमारा ओटीटी चैनल नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। वैसे ही कोई मेल है, वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके पास कार नहीं है, तो उसने हमारे पास सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे ही बहुत से हमारे पास क्या है, आगे रोज है जिसमें डेटास दिया हुआ है। तो हमारा जो मेन मकसद है ना, वो क्या है, मुझे ये चेक करना है कि ये देखो, ये जो फीचर्स है ना, ये जो फीचर्स है, इसको है ना हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, और जो आउटपुट क्लास है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, ये जो आउटकम है ना, डिपेंड किस पे कर रही है, इन फीचर्स पे डिपेंड कर रही है कि उसका जेंडर क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके पास कार है कि नहीं है, उसी पे ही डिपेंड कर रहा है कि वो सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे पास तीन फीचर है, ये वन, ये टू, ये थ्री, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट क्लास है। तो हमारा पर्पस क्या है इसमें, तो देखो, ये जो जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि ये फीचर एक्चुअली में इस आउटकम को डिसाइड कर रहे हो। मतलब जैसे जेंडर है, तो जेंडर मेल है या फीमेल है, क्या उससे फर्क पड़ता है क्या आउटकम पे? या फिर उसका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है, वर्किंग है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या उससे फर्क पड़ता है क्या वो सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा? वैसे ही क्या उसके पास अगर गाड़ी है, तो क्या उससे डिसाइड होगा कि वो सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा? तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वो अलग बात है, बट हमें चेक करना है कि क्या जेंडर से कोई फर्क पड़ता है क्या, ऑक्यूपेशन से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ओन कार से कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर फर्क पड़ता है तो अभी हम तो भी अगर फर्क पड़ता है, तभी हम इन फीचर्स को अपने डेटाबेस में रखेंगे आगे कंप्यूटेशन करने के लिए। मैंने मान ओके, मुझे पता लगा कि यार जेंडर तो क्या है ना, जरूरी नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जेंडर वहां पे नहीं होना चाहिए डेटा सेट में। जब हम मॉडल बनाएंगे मशीन लर्निंग के लिए, तो जेंडर वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फर्क ही नहीं है मशीन लर्निंग में। और जब इसका कोई वहां पर यूज नहीं है, तो इसको हमने क्यों रखा हुआ है? तो वो क्या करेगा वहां पर, बिना किसी बात के ही कंप्यूटेशन एनालिसिस को बढ़ाएगा, टाइम्स को बढ़ाएगा, रिसोर्सेज हमारे ज्यादा लगेंगे। तो सही यही होगा कि इस एट्रीब्यूट को वहां से निकाल देते हैं, इस फीचर को वहां से निकाल देते हैं। बट पता कैसे लगेगा सर ये जेंडर और ये आउटकम के इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? उसके लिए हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक फीचर के लिए चेक करेंगे क्या भाई जेंडर और आउटकम ये जो सब्सक्राइब है कि नहीं किया है, क्या ये कहीं रिलेट करते हैं। उसके बाद चेक करेंगे क्या ऑक्यूपेशन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ओन कार से कोई फर्क पड़ रहा है क्या। हम बारी बारी से चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। एक नोट करने वाली बात है, काई स्क्वायर टेस्ट सिर्फ कैटेगोरिकल वैल्यूज पर ही काम करता है। जैसे जेंडर में तीन वैल्यू, दो वैल्यू है, मेल है और फीमेल है, वैसे ही ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट है, वर्किंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वैसे ही कार में यस और नो, और आउटकम में भी सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब। यहाँ पर कहने का मतलब है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, सारी कैटेगरी की वैल्यू है। तो यही ध्यान रखना, काई स्क्वायर इज ओनली वर्क ऑन द कैटेगोरिकल वैल्यूज। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, काई स्क्वायर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं काई स्क्वायर को। काई स्क्वायर को ना कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये चार स्टेप्स है, बहुत ही बेसिक स्टेप है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से इसको सीखने वाले। सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉन्टिजेंसी टेबल्स को आप कैलकुलेट करो। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लो। थर्ड में काई स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। लास्ट में पी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। बिल्कुल सिंपल तरीके से करते चलेंगे। शुरू करते हैं, सबसे पहला कॉन्टिजेंसी टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट कॉन्टिजेंसी टेबल कैसे करेंगे। ये टेबल बना लेंगे। ये टेबल कैसे बनी है, देखो मैंने क्या कहा था, हर एक एट्रीब्यूट के लिए चेक करेंगे। तो हम पहले जेंडर के लिए चेक करें कि क्या जेंडर के होने या ना होने से वहां पर आउटकम पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या जेंडर और हमारी आउटपुट क्लास आपस में रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर रिलेट करेगी तो उसको हम डेटाबेस में रहने देंगे, नहीं करेगी तो उसको डेटा सेट से हटा देंगे। तो हम जेंडर एट्रीब्यूट के लिए चेक कर रहे हैं, जेंडर फीचर के लिए, आप ध्यान रखिए, एक एट्रीब्यूट एट वन टाइम।
तो हम ये कॉन्टिजेंसी टेबल बना लिया। कैसे बना लिया? देखो जेंडर को हमने ऐसे लिख दिया और जो आउटपुट क्लास थी उसको हमने ऐसे लिख दिया। और ये 10 कहाँ से आया? आपने डेटाबेस में चेक किया कि 10 ऐसे मेल हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, 5 ऐसे मेल हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो टोटल मेल कितने हो गए? 15। इसको हम क्या बोलते हैं? रो टोटल, क्योंकि ये क्या है? ये रो है। वैसे ही फीमेल कितनी है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है? मैंने कहा 12 है। ये कैसे पता लग रहा है? ये एग्जाम्पल है, डेटा सेट में ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे ही फीमेल कितनी है? 8 है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इनका रो टोटल हो गया 20। ओके, अब क्या करो, इनका रो टोटल भी कर लो और कॉलम टोटल भी। देखो कॉलम टोटल कर लिया हमने 22, ऐसे ये 13 और ये इसका 35। ये क्या होता है? दिस इज अ ग्रैंड टोटल। तो ये कॉन्टिजेंसी टेबल ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डेटा सेट उठाओ और वहां से चेक कर लो कि अगर जेंडर के लिए चेक करो तो मेल के सब्सक्राइब वाले कितने हैं, नॉन सब्सक्राइब वाले कितने हैं, प्लस करते जाओ। ये सबसे सिंपल स्टेप था, कैलकुलेट कॉन्टिजेंसी टेबल। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ना, ये जो हमारी कॉन्टिजेंसी टेबल है, हर एक सेल के लिए करोगे। इस सेल के लिए भी करोगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ये सेल कौन सा है? ये सेल है मेल का। कौन सा? जिसने सब्सक्राइब किया है। ये 10 क्या शो कर रहा है? मेल शो कर रहा है जिसने सब्सक्राइब किया। तो ये कौन सा सेल हो गया? ये क्या है? ई फॉर क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। किसके लिए कर रहे हैं? मेल जिन्होंने सब्सक्राइब किया। कैसे करेंगे? ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? रो टोटल इनटू में कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। अब देखो रो टोटल कहाँ से आएगा? हम अगर इस सेल के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इसका रो टोटल क्या है? देखो रो तो ये है, दिस इज रो टोटल, तो ये 15 इसका रो टोटल हो गया। और इसके लिए कॉलम क्या होगा? ये कॉलम है तो इसके लिए 22 कॉलम हो गया, कॉलम टोटल। ग्रैंड टोटल तो सबका है 35 ही है, तो इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये है हमारा रो टोटल, दिस इज कॉलम टोटल, दिस इज ग्रैंड टोटल। हमारे जो वैल्यू आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 9.42। किसके लिए आई है? ये इस सेल के लिए आई है। ये सेल कौन सा है? मेल जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 9.42 एंड दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वैसे ही अब इस सेल के लिए करो। ये क्या है? ये भी सेम है। ये क्या है? ये मेल है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वही इसके पास अपना रो टोटल है, कॉलम टोटल है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू आ गई 5.7। वैसे ही बाकियों के लिए, जैसे फीमेल सब्सक्राइब, फीमेल नॉट सब्सक्राइब, इनकी भी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हमने कर लिया। यहाँ पर हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ईजी से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लास्ट है काई स्केयर वैल्यू को कैलकुलेट करना। काई स्केयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये है इसका फॉर्मूला, और काई स्केयर को हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसको अब समीशन है, ये ओ है, ये ई है। और ई क्या है सर? ओ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देखो ई तो हमने पिछले स्टेप में तो कैलकुलेट ही कर लिया। अब सर ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है? इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ है। जो ओरिजिनल डेटा सेट था कि मेल कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, वही हमारी क्या है? ऑब्जर्व, जो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी है। जैसे मेल नॉट सब्सक्राइब के लिए कितनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है? 5। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर ली है। तो अब सिंपल फॉर्मूला में रखना है, और ध्यान रखना काई स्केयर वैल्यू भी हर एक सेल की अलग होगी। यानी कि आपको इस सेल के लिए भी करना पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ये कौन सा सेल है? ये क्या है? मेल जिसने सब्सक्राइब किया है। ये कौन सा सेल है? मेल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। तो कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले इसके लिए करते हैं हम। इसके लिए ये क्या है? मेल जिसने सब्सक्राइब किया है। तो ये क्या आ गई? ये ई को ना हटा देना यहाँ से। ये क्या है? हम काई स्केयर वैल्यू कर रहे हैं, थोड़ा गलती से हो गया। इसकी क्या फॉर्मूला है? ओ माइनस ई का होल स्केयर डिवाइड बाई ई। ओ मुझे पता है, ओ कितना है यहाँ पर? ओ इज 10। देखो यहाँ से आया 10 ऑलरेडी जो गिवन है। ई क्या है? हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था, 9.42 आया था इस सेल का। बस सिंपल है, वैल्यूज को रख दो। ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया ई, होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई। हमारा जो वैल्यू आ गई 0.030। ये क्या है? काई स्केयर वैल्यू है किसका? इस सेल का, मेल जिसने सब्सक्राइब किया है उसकी काई स्केयर वैल्यू आ गई। वैसे ही हमारे पास अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ये क्या है? मेल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वही है। ये क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। देखो 5 ऑब्जर्व है। एक्सपेक्टेड आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, होल स्केयर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये इसकी वैल्यू आ गई काई स्केयर। वैसे ही अब इनके लिए भी कर लो। ओके, तो आप ऐसे कर लेना, ये वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है लास्ट में सबमिशन है, यानी कि ये जितनी वैल्यू आई है 1 2 3 4, इनको क्या करो? सम कर दो। तो सम कर दो, तो ये जितनी भी हमारी वैल्यूज आई थी, इनको हमने सम कर दिया, तो 0.160 वैल्यू आई है। और कहाँ से आई है? ये इस फॉर्मूले से वैल्यू आई है। तो आपने 3 कैलकुलेट कर लिए स्टेप्स का इसके। अब लास्ट और फाइनल स्टेप है, उसके बाद खत्म, कुछ नहीं है। लास्ट स्टेप क्या था? कैलकुलेट पी वैल्यू। पी वैल्यू कहता है अगर आपको कैलकुलेट करना ना, आपके पास 3 वैल्यूज और होनी चाहिए। 3 वैल्यू कौन सी है?
काई स्केयर वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया ना 0.160। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज -1 इंटू में नंबर ऑफ कॉलम -1। सर ये नंबर ऑफ रोज क्या है, देखो ये जो हमारे पास टेबल थी ना कॉन्टिजेंसी टेबल, उसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, देखो एक ये रोज है, एक ये दो है, और कॉलम कितने हैं, यही दो है। तो नंबर ऑफ रोज दो माइनस वन इंटू में नंबर ऑफ कॉलम दो है -1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई, 1 का स्केयर आ गई 0.160। वैल्यू कौन सी बची, सिग्निफिकेंस वैल्यू। सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0.05। डिफॉल्ट नहीं है तो आपको गिवन होगा, गिवन नहीं है तो आप क्या मान सकते हो, 0.05। तो हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई। इन तीन वैल्यू से ही हम क्या फाइंड करेंगे, पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पी वैल्यू के लिए हमें क्या होना चाहिए, ये तीन वैल्यू कैलकुलेट की होनी चाहिए पहले से। हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत ईजी है, ये हमें गिवन होगा, गिवन नहीं है तो आप 0.05 वैल्यू ले सकते हो। तो इन तीन वैल्यू से हम पी वाई कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से पहले कंक्लूजन समझ लेते हैं कि जो पी वैल्यू आएगी उसको करना क्या है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास पी वैल्यू आ गई और हमें इस सिग्निफिकेंस वैल्यू को कंपेयर करना है, तो वो कहता है कि आपने मान लो कुछ भी वैल्यू निकाल ली पी वैल्यू, अगर वो 0.05 क्या है, सिग्निफिकेंस वैल्यू, अगर वो उससे ज्यादा है तो आपका जो फीचर है ना वहां पे, जेंडर है जो भी, वो कोई काम का नहीं है वहां पे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी 0.05 से, ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि अगर वैल्यू इससे जितनी ज्यादा आएगी इसका मतलब है वो फीचर उतना ही वहां पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो वैसे ही है। अगर आपका जो पी वैल्यू है वो कम आ गई 0.05 से, इसका मतलब फीचर आपके काम का है, उसको उस डेटा सेट में रहने दो। तो यहाँ पर क्या है, अगर पी वैल्यू ज्यादा आ गई तो फीचर को निकाल दो, अगर ज्यादा नहीं आई, कम आ गई है, तो क्या कर दो, उसको वहां पर रहने दो। तो कम आएगी तो रहने दो, वैल्यू ज्यादा आ गई तो वहां पर उसको निकाल दो। तो ये दो चीजें हैं। बट पी वैल्यू कैसे आएगी, तो देखो पी वैल्यू ना कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑलरेडी एक टेबल दिया होगा। आपको क्या करना है, उस टेबल में तीनों वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग चेक करना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल का यूज करते हैं काई स्क्वायर वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो मैंने गूगल ओपन कर लिया, तो आप यहाँ पर सिंपल टाइप कर सकते हो, कैलकुलेट पी वाई वैल्यू, पी वैल्यू इन काई स्क्वायर टेबल। ओके, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, क्विक पी वैल्यू फ्रॉम काई स्क्वायर स्कोर। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखो आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि काई स्क्वायर वैल्यू क्या है। हमने जो फाइंड किया था थर्ड स्टेप में वो था 0.163। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 1 कैलकुलेट किया था। सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, देखो डिफॉल्ट 0.01 0.05 है, 0.01 भी हो सकता है, 0.10 भी हो सकता है, गिवन होगा, अदरवाइज डिफॉल्ट क्या रहेगा 0.05। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर देंगे तीन वैल्यू इंसर्ट करने के बाद। कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू आ गई है, पी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.686409। ओके, तो इसको हम वहां पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो 0.689157 वैल्यू पी, इससे ज्यादा है कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा होगी मतलब कि फीचर इज नॉट सिग्निफिकेंस। अगर ये पी वैल्यू कम आ जाती इससे तो मैं कह देता सिग्निफिकेंट है, बट वैल्यू हमारी आई है 6.689, इससे बहुत ज्यादा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका ये जो डेटा सेट था ना और इसमें जो जेंडर था, वो वहां पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा आपके आउटकम को कैलकुलेट करने के लिए। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा। तो आप इसको मशीन लर्निंग मॉडल में मत लेके जाओ, ये फीचर कोई काम का नहीं है, बल्कि आपका टाइम ही वहां पर इंक्रीज करेगा, अननेसेसरली टाइम कंप्यूटेशनल को बढ़ाएगा वहां पे। तो हमारा कहने का मतलब है जेंडर को छोड़ दो। ओके, अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, ऑक्यूपेशन है, अब उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो। अब ऑक्यूपेशन की बारी आ गई आउटकम में, क्या ऑक्यूपेशन का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या आउटकम पे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने जेंडर के लिए किया है। तो आप कर सकते हो और आप पता करके देखो कि होता है कि नहीं है, बट इसके लिए आपको रियल लाइफ आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा सेट होना चाहिए। ओके, तो ये था बिल्कुल सिंपल सा काइज के टेस्ट, कैसे हम इसको फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स में यूज करते हैं। अगर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइबर मिलते हैं तो इस वीडियो सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, ये स्लाइड्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।